हेलो एवरीवन। तो बच्चों, कल हम लोगों ने बात करी थी अपने स्फीयर्स के बारे में, और स्फीयर्स को हम लोगों ने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वन इज़ हॉलो एंड वन इज़ सॉलिड। फिर उसको भी दो फर्दर पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया कि कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने उन बाइफर्केशन में देखा कि बेसिकली चार टाइप के हमारे पास स्फीयर चलने वाले: सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन हम लोगों ने उसमें बात करी कि उसमें से तीन केसेस, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के रिजल्ट सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेम आएगा इनसाइड आउटसाइड, पोटेंशियल का वेरिएशन सेम आएगा इनसाइड आउटसाइड, और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आने वाली है, ग्राफ भी सेम आएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल एनालाइज कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बच्चों नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग अकेला स्फीयर का केस जिसमें हमें 7 के 7 केसेस पढ़ने हैं। बाकी उन तीनों में भी हम लोगों ने 7 केसेस पढ़े थे, बट सिमिलर थी। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि लेट्स से दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ये हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, विद रेडियस r। अब ध्यान से सुनना, नॉन कंडक्टिंग है बच्चों। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस आया था वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। कंडक्टिंग के केस में हमने क्या देखा था, चाहे कैसा भी कंडक्टर क्यों ना दिया था, कैसा भी कंडक्टर था, होलो था या वो सॉलिड था, जितना भी चार्ज हमने दिया था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बच्चों आउटर सरफेस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था आउटर सरफेस पे। और इसके अंदर क्यू इन कितना था बच्चों, क्यू इन इसके अंदर 0 आया था। यानी कोई भी चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड, मतलब इसके अंदर रिसाइड नहीं करेगा, वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करने वाला है। लेकिन ये एक नॉन कंडक्टिंग है बच्चों। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझना, इसको कैसे बनाया। मान लो ये कंडक्टर है जिसपे चार्ज है Q, नॉन कंडक्टिंग है। इसको ना पीस लो, मिक्सी में ग्राइंड कर दो। मिक्सी में ग्राइंड करके बेसिकली आटा बन जाएगा। तो आटे की छोटी छोटी जो मतलब छोटी छोटी डॉट्स मान लो इसको, इन छोटी छोटी डॉट्स को असेंबल करो। ये छोटी सी डॉट असेंबल करी जिसपे चार्ज है dq। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इनफाइनाइट डॉट्स बनाई हम लोगों ने dq की। सब पे चार्ज है dq, सब पे मास है dm, सब पे चार्ज है dq, सब पे मास है dm। तो जब एक को बनाया तो छोटा सा कंडक्टर बना, बहुत छोटा सा। दूसरे को लेके आए, तो जैसे जैसे इसको लेके आएंगे तो बच्चों हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि चार्ज तो बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, और चार्ज के साथ साथ इसका साइज भी बढ़ रहा है, बेसिकली रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे इसका चार्ज भी बढ़ेगा और धीरे धीरे इसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो लिटरली हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो पूरे के पूरे सरफेस पे लाई करेगा, पूरे के पूरे सरफेस पे लाई करेगा बच्चों। यहाँ पे अंदर हर पार्ट पर इस पे चार्ज होगा। अब बात ये आती है कि हो सकता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो या ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और ये नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली हो गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्मली आ गया तो हमें इंटीग्रेशन करना, दैट्स इट। अब देखिए, तो हमने क्या किया, जब यहाँ पर छोटे छोटे dq को लेके आएंगे तो हमारे पास चार्ज भी बढ़ता जाएगा और साइज भी बढ़ता जाएगा। यानी चार्ज और इसके रेडियस में एक रिलेशन आएगा, चार्ज और इसके रेडियस में एक रिलेशन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, उसका मास, उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसे समझो इसको। थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाना इजी रहता है बच्चों के लिए। चलिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वही इसके पॉइंट, कोई भी इनसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर। अब देखिए, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो नॉन कंडक्टर हो बच्चों, स्फीयर है
तो आउटसाइड दी पॉइंट अगर हम बात करें तो कल भी हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर r ग्रेटर देन r की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी इसके आउटसाइड, तो सिंपल सा लॉजिक है, इस चार्ज को मान के चल लो कि सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और यहाँ से कितने सेपरेशन पे है बच्चों, r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सोर्स के कारण जितनी भी होगी वही फॉर्मूला होने वाला है KQ/r²। ये तो आउटसाइड दी कंडक्टर के बाद, आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कितना होगा। चलिए अब अंदर पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये बताओ इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, लैम्डा या रो। सर जो कि ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, सॉलिड है, तो हम यहाँ पर रो के बारे में बात करेंगे, रो के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि अब पूरा का पूरा मास ठुसा पड़ा है, चार्ज है हर पूरे के पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे। अब यूनिफॉर्मली है, तो यूनिफॉर्मली में बेटे चार्ज को कैसे लिखते हैं, देखिए रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर कितनी हो जाएगी बच्चों, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई r³। चलिए तो रो की वैल्यू क्या होगी बच्चों, Q/4/3 पाई r³, यानी मैं लिख सकता हूं 3Q/4 पाई r³। पहली बात तो ये इसकी डेंसिटी आ गई। ओके, अब हमें तो इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो जिस भी पॉइंट पे निकालना है वी हैव टू अप्लाई गॉस लॉ, दैट्स इट। ये सेंटर है बच्चों, सेंटर से ये डिस्टेंस मान लिया r, जहां पर हमें निकालना है ये पॉइंट है a। तो सिंपली सी क्या बात करो बच्चों, अब यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ, r रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इसी डायरेक्शन में होगी और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री है बच्चों। थीटा की वैल्यू दोनों केस में 0 डिग्री, देखो आराम से, थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 डिग्री। अब इसके अंदर जो ये चार्ज है, देखो अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया है, तो ये जो चार्ज आया इसको मैंने मान लिया Q। पूरा चार्ज ये है, इसमें से कुछ पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर आया है, तो उसको मान लिया मैंने Q। अप्लाई करो गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA दिस इज इक्वल्स टू Q/ε0। याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हर पॉइंट पर स्मॉल r दूरी पर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। इसको ओपन करेंगे बच्चों हम लोग, तो E को बाहर लेके आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ dA cos 0 1 हो जाएगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, E/4 पाई r²। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो ये चार्ज है ये कितना है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जो कि सर डेंसिटी कांस्टेंट है। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कांस्टेंट है बच्चों रो, और इसकी छोटे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों, तो V' मान लेता हूं। तो Q का फॉर्मूला देखो बच्चों, Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू V' का फॉर्मूला देखो 4/3 पाई इंटू r³। अब आपको मर्जी आपकी है कि आपको आंसर रो की टर्म्स में निकालना है या आपको आंसर कैपिटल Q की टर्म्स में निकालना है। दोनों ही टर्म्स के आंसर याद रखना, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले रो की टर्म्स में निकाल देते हैं। चलिए तो बस कुछ मत करो, अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये सेकंड आ गई बच्चों, रख दो इस वाली इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन में रखो। तो E डॉट ds की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, E/4 पाई r², E/4 पाई r², दिस इज इक्वल टू Q की वैल्यू रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई ε0। देखो 4 पाई कैंसिल आउट, r² ने r को मारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बच्चों, रो r/3 ε0। बच्चों याद रखना रो r/3 ε0। ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ रो। अभी रो की वैल्यू को आपको Q की टर्म्स में लिखना है, तो यहां पे देखो रो की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, रो की वैल्यू को देखो, रो की वैल्यू को लिख सकते हैं 3Q/4 पाई r³। तो पुट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। कैपिटल Q बेसिकली टोटल चार्ज है इसके पास, है ना, दिस इज टोटल चार्ज। चलिए तो यहां पे रो की वैल्यू को रख दो बस इस इक्वेशन में। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों,
रो की वैल्यू उठाओ यहाँ पे 3q बाई 4 पाई आर क्यूब, ये रो की वैल्यू रख दी मैंने, r बाई 3 एप्सिलॉन नोट, r बाई 3 एप्सिलॉन नोट। देखो 3 विल कैंसिल आउट, तो e की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट k बन गया बच्चों। कैपिटल Q ऊपर है, r ऊपर है, नीचे है r क्यूब। ये दोनों ही रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों, दोनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3 भी और इक्वेशन नंबर 4 भी। यानी हमने क्या देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो R पे डिपेंडेंट है, R पे डिपेंडेंट है, देखो ध्यान से R के डिपेंडेंट है। जब आप R की वैल्यू को यहां पे ले आओगे सेंटर पे, तो R की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बट जैसे जैसे हम R की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू और E में देखो फंक्शन क्या है बच्चों, लीनियर का फंक्शन है, तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जो कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो लीनियरली इंक्रीज करने वाला है। फिर जब आप यहां पर आ जाओगे बच्चों तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, क्योंकि आप सरफेस पे पहुंच गए हो, तो स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R पुट करो, तो सरफेस पे देखिए कैपिटल R नहीं, R को मार देना KQ बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी बच्चों। और आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर हम निकाल ही चुके हैं KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखना है, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज को एनालाइज कर पाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ी, यहाँ मैक्सिमम हो गई सरफेस पे, फिर इससे बाहर चले तो वो डिक्रीज होती जा रही है। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये एनालिसिस समझ में आया आप लोगों को? तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड r लेस देन r पर, r इज इक्वल टू r पर और r ग्रेटर देन r पर फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, SNC के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था बच्चों, हैविंग रेडियस r, सेंटर से ये रेडियस r, चार्ज q था बच्चों। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखूं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखिए दिस इज r, ए सरफेस पे r की वैल्यू r हो गई, यानी हम लोग यहाँ से चले धीरे धीरे सरफेस पे आ गए, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना आपको, तो यहाँ से E का वेरिएशन है, और E इनसाइड देखा हम लोगों ने, इस केस में E r लेस देन r पर कितना आया बच्चों, इन टर्म्स ऑफ रो की बात करेंगे तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q की बात करेंगे तो K कैपिटल Q r बाई आर क्यूब आ जाएगा। सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस के लिए बेटे r की वैल्यू r हो जाएगी, पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों KQ बाई आर स्क्वायर। r ग्रेटर देन r के बारे में बात करेंगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो जैसे यहां से चले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लीनियरली ग्राफ बढ़ा, यानी हम r लेस देन r के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम आ गया बच्चों और फिर ये डिक्रीज होता चला गया। चलिए अब कोई पूछे हमसे ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नोट, या r की वैल्यू को r पुट कर दो तो यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, या Q की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो KQ बाई आर स्क्वायर, और ये R ग्रेटर देन कैपिटल R। ये केस है बच्चों हमारे पास जो हम लोगों को आना है, ग्राफ। चलिए तो जब ये ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, सब चीज़ें हम लोगों ने एनालाइज कर ली, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो। अभी जो आप लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में बात करी थी बच्चों, कंडक्टर्स के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ का वेरिएशन आया था वो याद होना चाहिए बच्चों आपको। जब यहाँ पर हम R इक्वल टू R के बारे में बात कर रहे तो इनसाइड आ कंडक्टर, वो चाहे होलो कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर था, या होलो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर था बच्चों, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पर मैक्सिमम होती थी KQ बाई आर स्क्वायर और फिर डिक्रीज होती थी। ये ग्राफ दोनों याद होनी चाहिए बच्चों, दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग एंड दिस इज फॉर आपके पास SC, HC एंड HNC, तीनों केसेस के लिए ये ग्राफ था। जल्दी बताइए बच्चों, ये एनालाइज समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वही बात बच्चों, ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमने मान लिया। चार्ज q है बच्चों। अब बच्चों हमसे पूछा जाता है वही पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करें, ध्यान से देखो। जब भी पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो हम वही केस करेंगे, r लेस देन r यानी इनसाइड और r ग्रेटर देन r यानी आउटसाइड। अब r ग्रेटर देन r के लिए तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ मान लो बच्चों, सेंटर पे मान लो, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है बच्चों r, तो डायरेक्ट पोटेंशियल फॉर्मूला पता लग गया हमें, KQ/R। ये वाला पोटेंशियल तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो सबसे अच्छा पार्ट होता है वो इस वाले में होता है, वो देखो एनालाइज करना, समझना। मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है बच्चों। तो देखिए ये पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है r दूरी पर, ये सेंटर है, ये पॉइंट A है। अब बात करें ये पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, तो याद करो आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था, इफ यू रिमेंबर, V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। अभी पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो E एट A कितना हो जाएगा। अभी देखा है बच्चों, R की टर्म्स में रखो, Q की टर्म्स में, KQ कैपिटल स्मॉल r बाय RQ। अभी निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, सिंपल रखो। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल दिस इज इक्वल टू, E की वैल्यू रखो बच्चों, E भी इधर है, R भी इधर है, सिमेट्री है, एंगल 0 डिग्री बनने वाला है, तो विल राइट E बोले तो KQ/R बाय RQ इंटू dr। अब बात आती है लिमिट कहां से कहां रखे बच्चों, लिमिट कहां से कहां रखे। तो मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है ना, वो लिमिट 0 से रखता है यहां से। लेकिन बच्चों यहां से लिमिट रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, रीजन समझो। क्या हमें इसके इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता है क्या, नहीं, क्योंकि हमें लिमिट रखने का फायदा तभी है ना जब यहाँ का पोटेंशियल पता हो और यहाँ पे जाना है, तो फिर हम 0 से R रख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट ना तो यहाँ का पता ना यहाँ का पता। मैक्सिमम बच्चा बोलता है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 हो ही नहीं सकता ना बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पीछे वाले 3 पार्ट्स में देखो, HC, SC, HNC, उसमें भी 0 नहीं था, उसमें भी KQ/R आ रहा था। लेकिन अब मैक्सिमम, और दूसरी चीज ये जो कि हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा होलो उसका होलो स्फीयर का। तो होलो स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होने वाला। चलिए, तो इसका कितना पोटेंशियल है ये हमें नहीं पता, तो ये लिमिट 0 से R नहीं लगाना आपको। फिर क्या करते हैं, अब ये देखो, इस B पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है क्या, सरफेस का C पॉइंट मान लेते हैं। यस सर, इसका सरफेस का पता है हमें कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। अब कल वाला लेक्चर अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो उड़ जाएगा यहाँ से। देखिए, अब इस पॉइंट का मुझे पता है, हाँ, इसका मुझे नहीं पता, इसका निकालना है। तो लिमिट मैं कहाँ से कहाँ रख सकता हूँ, R से लेके कैपिटल R, R से लेके कैपिटल R, क्योंकि इसका नहीं पता, इसका पता है। सिमिलरली यहां से यहां तक क्यों नहीं रखे, रीजन समझ में आया, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है ये हमें नहीं पता। चलिए आ जाओ बच्चों, तो स्मॉल r से लेके कैपिटल R। अभी ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। फाइनल कितना है ये हमें पता है, KQ/R। तो V इनिशियल या V एट A बोल दूं मैं, V एट A माइनस KQ/R, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो बच्चों। देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो KQ/RQ बाहर आ गया बच्चों हमारे पास, KQ/RQ बाहर आ गया हमारे पास। और इसका इंटीग्रेशन करो, R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, R²/2, R²/2, लिमिट R से R। चलो VA देखो, VA कितना हो गया, माइनस KQ/R,
ध्यान से देखना बच्चों, 2 भी बाहर लेके आ जाओ, के क्यू बाई 2r क्यू बाहर लेके आ गए हम लोग, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए अब इस माइनस के क्यू बाई आर को उधर लेके चले जाओ, तो देखिए पोटेंशियल एट ए कितना आया बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं बच्चों, के क्यू आर स्क्वेयर बाई 2r क्यूब माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वेयर बाई 2r क्यूब, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर लेके चला गया तो प्लस का आ जाएगा, के क्यू बाई आर। देखो आर क्यूब ने आर को मारा तो यहाँ पे के क्यू बाई 2r बचा, यहाँ पे के क्यू बाई आर बचा, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3k क्यू बाई 2r, ये वाला बचा हमारे पास के क्यू बाई 2r की पावर 3r स्क्वेयर। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाता हूं बच्चों, इसमें से क्या करना है हमें, देखो ध्यान से, के क्यू बाई 2r क्यूब को कॉमन ले रहा हूं, के क्यू बाई 2r क्यूब को कॉमन ले रहा हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, के क्यू बाई 2r क्यूब को कॉमन ले लिया। अब यहां पे 3 बच गया तो 3, अब यहां पे तो r था, मैंने r क्यूब लिया है तो r स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, माइनस यहां पे क्या बचेगा, बस r स्क्वायर, ये बचा। दिस इज पोटेंशियल इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये वाला है। अब देखिए ये r का फंक्शन आ गया बच्चों, r की वैल्यू को 0 पुट करो, यानी हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो r की वैल्यू को 0 पुट करो बच्चों, r की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो पोटेंशियल एट c सेंटर पे बात करें हम लोग तो ये कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखो 3k क्यू बाई 2r। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो पीछे वाले 3 केसेस के लिए, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर और होलो नॉन कंडक्टिंग उसके लिए, तो वहां पर HC, SC एंड HNC के लिए हम लोगों ने देखा था सेंटर पर कितना आया था बच्चों, के क्यू बाई आर। ध्यान से देखना के क्यू बाई आर, यहाँ पे कितना आया 3/2 यानी 1.5 के क्यू बाई आर, उससे इंक्रीज है, बढ़ा है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ गया है पहले तीनों केसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब याद करो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़े V और R के बीच का, देखो यहाँ पर V की पावर 1 है बच्चों, यहाँ पे R की पावर 2 है, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्लोप कैसे बनने वाला है याद करो, आप लोगों ने देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का स्लोप, इसका स्लोप कैसा बनता था बच्चों, इसका ग्राफ स्लोप, ग्राफ देखो ग्राफ कैसा बनता था, अपवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा बनता था बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला। याद है आप लोगों को ये, और याद करो, याद सिखाया भी था आप लोगों को कि बेसिकली अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला, पॉजिटिव आ जाए तो पानी भरता हुआ पैराबोला। चलिए अब हम लोगों को ये ग्राफ बनाना है बेसिकली किस किस के बीच में, V और R के बीच का ग्राफ। देखो अब थोड़ा सा ग्राफ समझना बच्चों, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। V और R के बीच का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, चलो इसी को सेंटर मानते हुए बना लेते हैं ना, V और R के बीच का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अब इसको इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, दिस इज VA माइनस के क्यू बाई आर। देखो ध्यान से, अब बच्चों यहां से यहां सेंटर पर तो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों 3k क्यू बाई 2r। फिर यहां से यहां चले, यहां पर देखना 3k क्यू बाई 2r मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां पर वैल्यू है k क्यू बाई 2r, k क्यू बाई r। तो जब सेंटर से यहां गए तो घटे है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन कैसी शेप आएगी, पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहां से ये शेप आई बच्चों, ये वाली शेप डाउनवर्ड पैराबोला। यहां पर सरफेस पे आ गए बच्चों हम लोग, सरफेस पे कितना आ गए, r की वैल्यू r जब हो गया। अब जब यहां से यहां चले तो देखिए सरफेस पे ये है और बाहर ये है, तो यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप जाएगी। तो ये ग्राफ बनता है बच्चों आपके पास,
दिस इज आर लेस देन आर, दिस इज आर ग्रेटर देन आर, एंड दिस पॉइंट इज आर इक्वल टू आर। इसी को मैथ्स की टर्म में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, जहां ग्राफ अपनी कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिविटी यानी शेप कर्व चेंज करता है। देखिए बच्चों, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनोखा ग्राफ बनने वाला आपके पास ये। बट ये है कि हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। जल्दी बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी। अब बात करते हैं हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो वही तरीका वही है बच्चों, जैसे कल हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर देखा था। कितना रिजल्ट आया था, याद है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था सॉलिड के लिए, सॉलिड कंडक्टर्स के लिए? यू का फॉर्मूला आया था हमारे पास KQ²/2R, ये वाला फॉर्मूला आया था हम लोगों ने। अब देखिए वही बात, हम तो वही बेसिक बाइफर्केशन करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये सॉलिड कंडक्टर है ना बच्चों, नॉन कंडक्टर, सॉलिड नॉन कंडक्टर, जिसपे हम लोगों ने कैपिटल Q दिया चार्ज और इसका रेडियस है R। हमें अल्टीमेटली ये शेप में बनाना है अपना नॉन कंडक्टर। तो मैं तो वही कर रहा हूं, इसको पीस के ना छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। चलो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर बहुत छोटे 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 चार्ज रखे हुए DQ, बहुत छोटे छोटे DQ चार्जेस रखे हुए इन्फिनिटी पर। तो मैं कह सकता हूं समेशन ऑफ DQ फ्रॉम 1 I की वैल्यू I की वैल्यू 1 से लेके n ही हमारा टोटल चार्ज है, और ये अभी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, मैं जब इस छोटे से DQ को उठा के लेके आया तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि देयर इज नो अदर चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ DQ। परफेक्ट। फिर जैसे जैसे मैं DQ को लेके आया, एक छोटा चार्ज रखा, उसके ऊपर दूसरा चार्ज रखा, फिर तीसरा चार्ज रखा, फिर चौथा चार्ज रखा, और ऐसे चार्ज रखता गया, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा। लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आया कि सर टोटल चार्ज तो बढ़ रहा है, बट जो ये स्फीयर है ना, इसका रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक चार्ज के पास छोटा सा मास है, मान लेते हैं dm। तो चार्ज बढ़ने से मास बढ़ा, मास बढ़ने से उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। बट ये कंफर्म्ड है, एक बारी जहां चार्ज रख देंगे चार्ज वहीं रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर है, चार्ज मूव नहीं कर सकता। चलिए अब मान लेते हैं किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी टाइम पर मान लेते हैं कि हमारे पास इसका साइज ये हो गया, साइज ऑफ कंडक्टर जो ये वाला है, हमें ऐसा बनाना है, बट किसी भी टाइम पर ऐसा हो गया, हमने इतना चार्ज रख दिया, मान लो Q चार्ज, और इसका जो रेडियस बना वो स्मॉल r बना बच्चों। ध्यान से सुना, स्मॉल r। फिर बात वही करेंगे, जब इस DQ को उठा के लेके आएंगे बच्चों, DQ को उठा के लेके आएंगे, तो ये अपने आप तो नहीं आने वाला, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इसके पास किस में स्टोर हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वही du, दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कल बताया था आपको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव टाइम और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हो बच्चों, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, जहां लेके आ रहे हो उस पॉइंट और जहां से लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ये तो इन्फिनिटी पर है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0। जब इस पे छोटा Q चार्ज आ गया है जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो इस सरफेस पे देखो, सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, सरफेस पे पोटेंशियल आ गया K/r। याद करो इसके सरफेस पे कितना होता था, K/R। बस सेम ही तो है, बस यहाँ पे साइज छोटा है, चार्ज कम है, ये आ गया। तो डेल्टा वी कितना हुआ बच्चों, डेल्टा वी देखो, डेल्टा वी हो गया सर K/r। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। किसको लेके आ रहे हो आप, DQ चार्ज को लेके आ रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल देखो बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ Q की वैल्यू को रखो DQ, और डेल्टा वी की वैल्यू को रखो KQ/r। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कल तो हम लोगों ने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था यहां और वो रिजल्ट आ गया था, लेकिन अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। रीजन है, कल वाले केस में और आज वाले केस में देखना यहां तक सेम स्टेप है, लेकिन कल वाले केस में क्या था, कल कैसा भी केस पढ़ रहे थे,
जो भी चार्ज रख रहे थे वो सारा का सारा चार्ज अल्टीमेटली स्फीयर यहाँ सरफेस पे जा रहा था, सरफेस पे जा रहा था। इसका साइज घट बढ़ नहीं रहा था, बट इस केस में बढ़ रहा है, इस केस में बढ़ रहा है, उस केस में नहीं बढ़ रहा था। तो आपने डायरेक्ट लिमिट्स रखी और इंटीग्रेट कर दिया, तो रिजल्ट वो आ गया था। अब क्या करें सर? अब देखिए जैसे जैसे चार्ज चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है और इंटीग्रेशन का रूल है बच्चों, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब क्या करें? अब हमें कुछ ऐसा करना है कि क्यू और आर में रिलेशन निकल जाए। चलो चेक इट आउट। अब वही तरीका है बच्चों जो अभी तक किया था हम लोगों ने, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो मान ली बच्चों। तो इस समय डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। देखो तो यहां पर मैं स्मॉल क्यू को क्या लिख सकता हूं बच्चों? रो की वैल्यू देखो, क्यू बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रो की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहां पर? रो दिस इज इक्वल टू 3 क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक है ना बच्चों? डन है ना? हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या था बच्चों मेरे पास, यहां पर रो क्या है बच्चों मेरे पास? क्यू बाय कंप्लीट वॉल्यूम, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए बच्चों, बस रो की वैल्यू ये रही, यहां पे रख दो, तो क्यू और आर में एक रिलेशन आ जाएगा। देखते हैं, देखो रखो यहां पर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेट करो फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट करो बेटे फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए 3q ऊपर आ गया, 3q बाय 4 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3q बाय 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। 3 will cancel out, 4 pi will cancel out. तो this is the relation between q, small q, this is equal to capital Q R Q by capital R Q। देखिए ये एक रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, लेकिन हमें अब dq भी चाहिए। तो कुछ भी मत करो, इस इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, स्मॉल r। तो डिफरेंशिएट करो बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो dq देखो, dq क्या बन जाएगा? q कैपिटल R क्यूब कांस्टेंट है तो बाहर लेके आ जाओ। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है इसी के रेस्पेक्ट में, तो पावर नीचे और एक पावर कम इंटू dr। देखिए ये dq और dr में एक रिलेशन भी आ गया। अब करना कुछ भी नहीं है बच्चों। देखिए इस इक्वेशन को स्टार बोल दूं, थर्ड और इस इक्वेशन को फोर्थ। नाउ पुट थर्ड एंड फोर्थ इन स्टार इक्वेशन। देखिए dq की वैल्यू यहां पर आ गई, q की वैल्यू यहां पर आ गई, सारी इक्वेशन r की टर्म्स में आ गई। तो पुट थर्ड एंड फोर्थ इन स्टार। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल देखो बच्चों, dq की वैल्यू ये रख रहा हूं बच्चों, मैं dq की वैल्यू रख रहा हूं बच्चों ये वाली, आराम से सुनना, q इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये तो dq की वैल्यू हो गई। k बाय आर एज इट इज रखना है, k बाय आर एज इट इज रखना है। q की वैल्यू ये रखो बच्चों, q की वैल्यू देखो, q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। अब देखना पूरी टर्म्स में देखो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लो पहले, बाद में लिमिट रखेंगे। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। नीचे देखो आर की पावर 3, आर की पावर 3, तो आर की पावर 6 आ गया। q इंटू क्यू और k, तो k क्यू स्क्वायर बाहर आ गया। आर की पावर 1, आर की पावर 3, तो आर की पावर 4 इंटू डी आर आ गया। देखो अब एक ही वेरिएबल है, उसी में टर्म आ गई, बाकी सब कांस्टेंट है। अब आर की लिमिट कहाँ से कहाँ? आर की लिमिट 0 से लेके बच्चों ये यहाँ तक लेके जाना है हमें, तो आर की लिमिट 0 से लेके आर रखो, 0 से लेके आर रखो, बस सोल्व कर लो।
तो के क्यू स्क्वायर बाय आर की पावर 6, आर की पावर 4 इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो बच्चों, तो आर की पावर 5/5, लिमिट 0 से आर। जब ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या आया, तो ये कैपिटल आर बन जाएगा, कैपिटल आर की पावर 5 ने कैपिटल आर की पावर 5 को मारा तो नीचे बनेगा 1 आर। तो आंसर देखिए कितना आया बच्चों हमारे पास, ये 3 भी हम छोड़ गए, ऊपर 3 भी आएगा, ये 3 भी आएगा, 3 साथ के साथ चलेगा। चलिए तो आंसर देखिए यू का फॉर्मूला कितना आया बच्चों, 3/5 के स्क्वायर बाय आर, के स्क्वायर बाय आर, ये एनर्जी है बच्चों, ये एनर्जी का प्रूफ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आराम से देखिए, फिर इसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने एनर्जी चेक करी, एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी Hc, Sc और Hnc के बारे में, जिसका फॉर्मूला आया था बच्चों 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। और अभी अभी हम लोगों ने निकाला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, जिसका एनर्जी का फॉर्मूला आया बच्चों 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब बात ये आती है कि सर ये एनर्जी बेसिकली कहाँ पर है बच्चों, तो जब हमने इसको कंडक्टर को चार्ज दिया बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो ऐसे बनने वाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद करो, फ्लक्स निकालते हुए हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर है, और कहां से कहां फैली हुई है, आर से लेके यहां सेंटर से, देखो ये दूरी आर है, तो यहां आर से लेके और ये लाइंस कहां तक जाती है बच्चों, इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी फैली हुई एनर्जी है, कहां से कहां फैली हुई है, आर से इन्फिनिटी। कितनी, 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान से सुनना भैया, चाहे ये आपके पास होलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, एनर्जी तो बाहर अभी भी सेम रहेगी, बट सर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी लाइन कर रही थी, अंदर भी लिंक कर रही थी, कितने फॉर्मूले से, ρr/3ε0। तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ एनर्जी अंदर भी रहेगी। अब कितनी एनर्जी अंदर रहेगी, चलो सर ये तो मान लिया कि आर से इन्फिनिटी तक अभी भी वही फैली हुई है, एनर्जी तो वही है, आर से इन्फिनिटी इस केस में भी एनर्जी वही रहेगी, 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। और टोटल एनर्जी ये थी, टोटल एनर्जी ये है, बाहर एनर्जी ये है, तो क्या करे क्या करे क्या करे, हाँ तो सर कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना भाई, टोटल एनर्जी ये थी, इस वाली एनर्जी में से इसको माइनस कर दो, जो बच गई एनर्जी वो अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से r तक फैली हुई है। तो वो कितनी एनर्जी है देखिए, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। के क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लो बच्चों, तो 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2 करो, एलसीएम 10 आ गया बच्चों, 6 माइनस 5 यानी 1/10, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/10, यानी जो यहां से यहां 0 से r तक एनर्जी है वो कितनी है बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय 10r। देखो समझ में आया क्या, बेसिकली हम एनर्जी के बारे में बात करें, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां जहां होगी वहीं वहीं एनर्जी होगी। तो जब हम लोगों ने बात करी थी इन तीनों केसेस के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर थी 0, यानी देयर इज नो एनर्जी एसोसिएटेड, 0 से r कोई एनर्जी नहीं थी उसके पास, लेकिन r से इन्फिनिटी एनर्जी थी ये। अब चाहे वो कैसा भी हो, कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, होलो कंडक्टर हो, लेकिन जस्ट बाहर तो सेम रिजल्ट रहने वाले सबके भाई, सेम रिजल्ट रहने वाले, तो एनर्जी तो बाहर सेम ही रहने वाली है। तो अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, अंदर एनर्जी आ गई, ये कहाँ से कहाँ, 0 से r तक एनर्जी ये है, और r से इन्फिनिटी तक एनर्जी ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट योर स्फीयर्स, दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्टर्स। अब आपको लास्ट में जाते जाते ना एक ग्राफ की फॉर्म में बना देता हूँ, और वो ग्राफ अपने दिमाग में बैठा लेना बस बच्चों, फिर कल उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि Hc
SC HNC, सेंटर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और SNC के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चार्ज Q, रेडियस R, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R, वही पॉइंट A अंदर, सेंटर, और वही पॉइंट B। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए अब हमने एक टेबल बना ली, आराम से सुनना बिल्कुल। चलिए अब आराम से सुनना, ये हमारे लिए ये तीनों केसेस चलेंगे बच्चों, HC, SC एंड HNC। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A निकालना है, A का मतलब इनसाइड आ गया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकालना है, B का मतलब आउटसाइड आ गया बच्चों। ग्राफ देखना है हमें, ग्राफ E वर्सेस R का ग्राफ देखना है बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल एट A निकालना है बच्चों, पोटेंशियल एट B निकालना है बच्चों। फिर V वर्सेस R का ग्राफ देखना है बच्चों, हमें V वर्सेस R का ग्राफ देखना है, और पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। ये रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। सिमिलरली SNC में भी हम लोग यही करेंगे बच्चों, SNC में भी यही करने वाले हैं। और ये अब सेंटर है, आपको ये पॉइंट अब आपको दिमाग में बिठा लेने चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A 0। इलेक्ट्रिक फील्ड B की वैल्यू कितनी बनी थी बच्चों, KQ/R, KQ/R। E वर्सेस R का ग्राफ कैसा बना था बच्चों, E वर्सेस R का ग्राफ पहले 0, फिर मैक्सिमा, फिर डिक्रीज, ये वाली वैल्यू आई थी KQ/R। दिस इज E वर्सेस R का ग्राफ। पोटेंशियल एट A कितना बना था बच्चों, KQ/R। पोटेंशियल एट B कितना बना था बच्चों, KQ/r। ये वाली रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ कैसा बना था बच्चों, ग्राफ बना था पहले कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, दिस इज V वर्सेस R। और एनर्जी कितनी आई थी बच्चों, तो एनर्जी आई थी हमारे पास 1/2 KQ²/R। ये एनर्जी कहाँ से कहाँ फैली हुई है बच्चों, R से इन्फिनिटी तक, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आ जाओ बच्चों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था बच्चों, ρr/3ε0 इन टर्म्स ऑफ रो, और उसके टर्म्स में कितना था बच्चों, KQ/R/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये भैया KQ/R² आएगा बच्चों, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अभी भी कितना है बच्चों, KQ/R²। ग्राफ कैसा बनाया था बच्चों, ग्राफ बनाया था सर पहले इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, दिस इज E वर्सेस R। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए अंदर क्या आया था बच्चों, याद करो अंदर फॉर्मूला क्या आया था, जल्दी बोलो। अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया था, 3r² माइनस r²। तो KQ/2r³, KQ/2r³। जब r की वैल्यू को 0 पुट कर दिया था तो सेंटर पर आ गए थे, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आया था बच्चों, 3KQ/2r। देखिए r की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो r² ने r³ को मारा 3/2 KQR। चलिए बाहर देखिए, बाहर तो बच्चों KQ/R ही रहेगा, बाहर सेम रहेगा बच्चों। अब इसका ग्राफ एक अजीबो गरीब ग्राफ है, लेकिन हमें समझ में आया कि पहले डाउनवर्ड पैराबोला होगा, फिर हाइपरबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला फिर हाइपर पैराबोला, ये वाला ग्राफ। और एनर्जी कितनी आई है बच्चों हमारे पास, एनर्जी हमारे पास आई है 3/5 KQ²/R। R से इन्फिनिटी कितनी फैली हुई है बच्चों, R से इन्फिनिटी तो अभी भी वही रहेगी, 1/2 KQ²/R। और 0 से R कितनी फैली हुई है बच्चों, 1/10 KQ²/R।
ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बच्चों, आप लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जानी चाहिए। हमेशा इस चार्ट को याद रखना, बड़े से बड़े अपने रूम में बड़े से उसमें फॉर्मेट में बना लो। याद रखना मेजॉरिटी पार्ट जब भी यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो मेजर 60 to 70% जो न्यूमेरिकल आता है वो इन्हीं में से आता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्राफ पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।